तो चैप्टर हमारा 8 की एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज को पहले आप समझ लीजिए। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ पहले लेखक परिचय मिनिमम कितना होता है, 3 से 4 लाइन। अब 4 लाइन में लिखना क्या होता है, अभी के लिए आप उसको सुन लीजिए। पहला होता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1947 ईस्वी में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में हुआ था। ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है। बस्ती में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, विश्वेश्वर दयाल। अब उनकी माता का नाम हमें नहीं मिला, लेकिन उनकी पत्नी का नाम क्या है, विमला देवी, करेक्ट। अब इसके बाद आता है उनकी भाषा कैसी थी बच्चों, हिंदी। वेरी गुड। अब उनको साहित्यिक का कोई अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन्हें, अच्छा। अब उनकी मृत्यु कब हुई है, 1983 में। और कौन सा था वो दिन, 28 सितंबर, गलत, 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम किसी भी कविता को या गद्यांश को पढ़ते हैं तो किस लेखक ने लिखा है, वो लेखक का स्वभाव कैसा है, वो किस विचारधारा के हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर आए वाइज कुछ आता है या फिर हमें जो भी हम टेस्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैं चीज़ जानने की कोशिश करती हूँ। और मैंने ये पूछा भी है आपको, आपके टेस्ट में आपने अगर गौर किया हो तो ये लेखक का परिचय आपको मिला है, काफ़ी चैप्टर में मैंने ये पूछा हुआ है। ये होने के बाद अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। जैसा कि शब्दार्थ मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन उस शब्दार्थ को एक बार रिवीजन कर दीजिए कि आपने सीरियल वाइज उसको लिखा है कि नहीं। पहला है आपका साफा। पहला क्या है, साफा, लिखते हैं। ये शब्दार्थ है, पहला है आपका साफा, साफा। इसके बाद आता है चिलम, इसके बाद आता है चिलम, ठीक है। फिर अब क्या क्या आएगा, दहग, दहग, ठीक है। इसके बाद पलाश, इसके बाद अंग्रेजी के बाद क्या है, क्या है, गलेसा। अब इसमें बच्चों गलेसा का, जैसे मैंने आपको इकट्ठा समूह में कहा था, समूह में तो होता ही है, लेकिन गलेसा का एक और थॉट है, उसे भी आप जान लीजिए। जैसे पेड़ के अंदर देखो एक घर बना होता है, उसे भी गलेसा ही बोला जाता है। तो वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जैसे पेड़ नहीं होता है, पुराने जो पेड़ होते हैं उसमें वो पेड़ के अंदर एक छोटा सा बना रहता है कुछ घर जैसा, तो उसे भी गलेसा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे डूबते हुए सूरज से लेके उगते हुए सूरज के बारे में हमने जाना है ना, तो उसमें हर एक छटा जो कैसी कैसी खूबसूरत होती है, जैसे ग्वालों का चरना मैंने बताया है, वो सारी चीज़ें, तो उसमें ये गलेसा का तात्पर्य इससे भी है कि जैसे छाँव के लिए जब आदमी कहीं बैठता है तो वहाँ पर उसे गलेसा का एक समूह दिखाई देता है या गलेसा की भांति वो दिखाई पड़ता है। तो दो अर्थ है उसके, ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब ये आपका शब्दार्थ क्लियर हो गया। शब्दार्थ में कोई डाउट है, ऐसे इसमें से कोई भी ऐसा शब्दार्थ है जिसका आपके पास अर्थ ना हो, है ना। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, भावार्थ। अब भावार्थ में हाँ, एक औंधी है और एक धुआं है, तो वो आपको पैटर्न वाइज होमवर्क में जिस दिन 7 का रहेगा उस दिन आपको वो मिल जाएगा। एक्सरसाइज ये तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवा दिया है, लेकिन जो बच्चों को नहीं मिला है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि पैटर्न वाइज मैं सर को सेंड कर दूँगी जैसे आपको अब तक जा रहा है। और अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन जो मैं करूँ उसको आपको ध्यान से सुन लेना है कि वो क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब संकेत में कैसे आएगा, पहला क्या होगा, आकाश का साफा, ठीक। अब आकाश का साफा में संकेत आपका इस प्रकार से आएगा। पहला संकेत में अगर मैं पहला पैराग्राफ बता रही हूँ
चाहिए। आकाश के साफा अब ये क्या हुआ, ये मतलब इतने से इतने तक का मैं आपको बता रही हूँ। आकाश का साफा आया। इसके बाद यहाँ पे आगे हम क्या कर देंगे, डैश डैश डैश, और लास्ट पैराग्राफ में भेड़ों के गले सा, भेड़ों के गले सा, गले सा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम ऐसे लाइन दे देंगे। अब संकेत के बाद हमारा फिर क्या आ जाता है, संदर्भ। संदर्भ में क्या चीजें करनी है, प्रस्तुत कविता बसंत भाग 2 के अध्याय 8 के शाम एक किसान के अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल जी हैं, या इस कवि के इस पद्यांश के लेखक या कवि सर्वेश्वर दयाल जी हैं। क्लियर हो गया। तो ये आप शब्दार्थ लिख देंगे। अब इसमें कवि कहना क्या चाहता है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रसंग। करेक्ट। अब यहाँ आ जाता है आपका प्रसंग। ठीक, ये इसके नीचे होगा। ठीक है, यहाँ मैं बताने के साथ साथ वो डाल देता हूँ। प्रसंग में हम क्या करेंगे, प्रसंग में हम करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए, यानी विभिन्न मन की जो उनकी भ्रांतियाँ हैं, जो कल्पना है, उसका परिचय देते हुए वे प्राकृतिक उपादानों यानी प्राकृतिक चीज़ें जो ऑलरेडी पहले से बनी हैं, जो प्रकृति की तरफ से हमें देन के स्वरूप में स्वीकार मिली हुई हैं, उन चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से उल्लेख किया है या उन्हें सजीव रूप देने की चेष्टा की है। ये आपको क्या हो गया, प्रसंग हो गया। अब प्रसंग के बाद हम करेंगे व्याख्या, जो आपका सबसे आखिरी होता है। व्याख्या, व्याख्या में जैसे एक्सप्लेन करने के दौरान हम चीज़ों को और ज़रा लॉन्ग में लेके चलते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे उससे आपको एक बार सुन लेना है कि प्रस्तुत कविता में कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है, और जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है, वो सूरज को चिलम की तरह क्या कर रहा है, पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास कौन पहुंचा है, नदी। नदी क्या कर रही है, नदी चादर सी वहाँ पर बह रही है। अब अगर एक नीले चादर को दूर से प्लेन में देखा जाए तो कैसी प्रतीत होगी, नदी के समान। जैसे मैं हमेशा उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो नदी ही बह रही है, जबकि चूंकि वो पानी को ही दर्शाया गया है शायद वहाँ। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है, और पास के पलाश के जंगलों को अंगीठी क्या कर रही है, जला रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है, छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह। यानी अब जब वो सारे इकट्ठा होते हैं तो ऐसे जान पड़ते हैं जैसे कि वो क्या है, भेड़ों के समूह के भांति यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आग, पानी, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें जब एक जगह इकट्ठा हो रही, उसी को लेकर के यहाँ क्या कहा है, भेड़ों का समूह के जैसे सब इकट्ठा वहाँ पर हो रहे हैं। चूँकि एक साथ कोई इनको देख सकता है क्या, लेकिन ये क्या है, कल्पना है, लेखक की कल्पना, कवि की कल्पना है ना। ये आपका हो गया पहले पैराग्राफ का जो अर्थ है, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या अगर मैं आपको देती हूँ तो वो यही है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा। अब दूसरे में आपको क्या करना है, अचानक संकेत डालेंगे, क्या, अचानक, डैश डैश डैश, अंधेरा छा गया। ठीक, ये हमारा संकेत हो गया। अब इसमें मैं संदर्भ लिखूंगी, संदर्भ लिखा जाएगा या ये लिखो चलेगा, होगा। ये लिख दो तो चल जाएगा। यस मैम। इसका मतलब क्या होता है, मैम जो पिछले वाला था वही है। करेक्ट, जो हमने लिखा था ये वही है, इसलिए हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये तो बदल गया, इसे मैंने कुछ करना है, ये लिखना है क्या, करेक्ट। अब प्रसंग में इसमें लेखक क्या कह रहा है उसे जानिए। इसमें कहता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने शाम एक किसान के गहरे या मन में जो सन्नाटा छाया है उसे भंग करने का वर्णन है।
यानी अब तक जो कल्पना, जो वो एक चित्रण उसने अब तक महसूस किया और जिसके साथ वो चल भी रहा था, अचानक उसे जगाने का काम किसने किया है? मोर ने किया है ना। तो उस भंगिमा का वर्णन यहाँ पे हुआ है ना। तो इस प्रसंग में क्या आ गया? उस भंगिमा का वर्णन किया गया है। अचानक से जब लेखक चिर निद्रा में सन्नाटे में होता है तो उसे उसके सन्नाटे को समाप्त करने के लिए यह समाप्त का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में आप क्या करेंगे कि प्रस्तुत कविता के द्वारा लेखक या कवि ने चारों तरफ छाई शांति को बीच में अचानक कौन तोड़ता है? मोर। मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा है, सुनते हो? अर्थात फिर सारा दृश्य दृश्य नहीं रह जाता, फिर वो क्या बन जाता है? घटना बन जाता है। और सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो या जलती हुई लौ को किसी ने बुझाने की कोशिश में जुट गया हो, और जब जुटते हैं लौ को जब बुझाया जाता है तो वो तुरंत नहीं बुझती है, वो थोड़े समय ज़रूर रुकते हैं। उससे उत्पन्न क्या होता है? धुआं। तो धुआं उठने लगा हो और असली अब सूरज डूब गया हो या सूरज डूब रहा है और चारों तरफ क्या हो रहा है? अंधेरा छा रहा है। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ का एक्सरसाइज यानी कि भावार्थ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब आप प्रश्न उत्तर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर आपकी किताब से ही है, लेकिन कौन कौन से हैं पहले आप उस पर टिक आउट लगाइए। पहला आपका बच्चों है प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 को देखिए। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यह एक रूपक है। प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इस तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोज कर लिखिए। तो उसका उत्तर क्या है, वो उत्तर को ध्यान से सुनिए। दूसरी एक रूपता है आपकी, तो दूसरी एक रूपता लिखने के बाद डैश करना है और उसके आगे लिखना है चिलम सूरज सी। ये आपका उत्तर है। प्रश्न मैंने आपको किताब से बोला है, वो मैं यहाँ लिखवा नहीं रही क्योंकि प्रश्न काफ़ी बड़ा है इसका, तो आप किताब से देख के लिखेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इसमें है कि सूरज की एक रूपता, ये डालने के बाद फिर डैश और चिलम सूरज सी हो गया। फिर आता है चौथी एक रूपता। चौथी एक रूपता है डैश पलाश के जंगल की अंगीठी, क्योंकि बाकी चीज़ों का वर्णन हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है जिसका उस प्रश्न में उल्लेख किया गया है, और जो एक रूपता हमें बताने के लिए कहा गया हमें उसका उत्तर आपको दे रही हैं। और 5वीं एक रूपता है अंधकार पेड़ों का गल्ला। ठीक है, लास्ट वाला पैराग्राफ। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया? लास्ट वाला है 5वीं एक रूपता डैश अंधकार पेड़ों का गल्ला। ठीक है, क्लियर हुआ ये प्रश्न का उत्तर सबको? अब आता है प्रश्न नंबर 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की को देखकर बताइए। पहला दिया है, क्या दिया है? क, शाम कब से शुरू हुई। दूसरा, कब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। प्रश्न 3, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। ये तीनों पूछा गया है ना। अब इन तीनों का उत्तर जानिए कि शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर यह पता चलता है कि पहला क, सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने की रंगत दिखाई देती है या दिखलाई पड़ती है। यह आपका पहले प्रश्न का उत्तर है जो क का पूछा गया है। अब आता है ख, शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा है? 1 से 1.5 घंटे का समय लगा है। ये आपका सेकंड वाले का है। अब आता है थर्ड, इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं क्या होती हैं? ढकने लगती हैं, दिखाई देती हैं? ढकने लगती हैं ना।
सूर्य जब अर्ध होता है तो उसमें क्या चीज़ है, आसमान में अगर कुछ ऊपर दिखाई है तो दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई देता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे ढकने लगती हैं। अब इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न का उत्तर समझ में आया आपको, सेकेंड वाले का? कोई डाउट है? अगर है तो आप पूछ लीजिए अभी, तो मैं उसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। नोट्स वाइज तो आपको ये मिल ही जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़े। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्द में बांधिए। अब वहाँ कितने शब्द दिए गए हैं? 6 शब्द दिए गए हैं। और 6 में पहला अगर है तो कबूतर क्या कहेगा? कहाँ जा रहे हो? पहला, ये पहला है। अब शब्द हम बना रहे हैं ना, तो आप कैसे शब्द बनाओगे कि हम, पहला है कबूतर डैश कहाँ जा रहे हो। दूसरा कौवा, सुनो रात ना होने दो, अर्थात कौवा ये कह रहा है कि सुनो रात ना होने दो। ये वाक्य हमने बनाया, ठीक है? इसके बाद होता है मैना कह रही है तुम मनमोहक हो, अर्थात हमें जो शब्द बनाना था उसमें मैना क्या कह रही है कि तुम मनमोहक हो। तोता कहता है तुम्हारा समय निराला है, ठीक है? अगर उन सभी जो दृश्य अभी यहाँ कल्पित की गई है लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा, उसमें अगर इन लोगों को भी इकट्ठा किया जाए तो कुछ ऐसे ही शब्द आएंगे, क्योंकि हमने इसी चीज़ों की बातों का वर्णन किया है ना वहाँ। तो यहाँ पे तोता ने क्या कहा है कि तुम्हारा समय निराला है। फिर कहता है चील, कौन कह रहा है? चील क्या कहता है? थोड़ी देर तो रुको। चील ने क्या कहा है? थोड़ी देर तो रुको। अब इसके बाद हंस क्या कहता है कि तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अर्थात ये जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें भी इन लोगों को शब्दों में बांधना है, तो उन शब्दों के, ये शब्दों में मैंने बांधा है। अब पूछो। हंस कहता है कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, या तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, ठीक है? सबको क्लियर हुआ? डाउट्स जो रह जाएंगे तो वो क्वेश्चन आंसर जब आप देखोगे, क्योंकि आपको आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन आपके बुक्स में ही दिया हुआ है। अब आता है एक प्रश्न है आपका कविता के आगे से। अब कविता के आगे में से वो प्रश्न देखिए, पहला नंबर वाला। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? अगर आप उस जगह पर होते और आप उस कविता को कलर में करते, या उस कविता को जैसे लेखक ने उस कविता को दर्शाया है, रंगित किया है हमारे सामने जिस प्रकार से वो प्रस्तुत है, तो आप किस रंगों में करते हैं? अब देखिए यहाँ पे कुछ आपसे ही मिलती जुलती चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, उसका उत्तर देखिए। इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर्वत के बारे में जाना है। पर्वत को हम किस में रखेंगे? भूरे रंग में। सफ़ेद, आकाश की लालिमा हमेशा एकदम नीली तो नहीं होती है, नीली और सफ़ेद होती है। हाँ, हम नीले एकदम दर्शा कैसे सकते हैं? पानी को हम नीला, क्योंकि पानी को सफ़ेद दर्शाओगे तो वो पानी की भांति नहीं समान, आपको चित्र के रूप में वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे भी जो छोटी सी कविता दी गई है, अब इन रंगों का उपयोग आपको अपनी इसी कॉपी के अंदर करना है। वो कैसे करेंगे मैं चैप्टर के अंत में आपको बताती हूँ अभी, ठीक है? अब आता है भाषा की बात। ये क्लियर हो गया ना बच्चों का प्रश्न? कोई डाउट है? ठीक है। अब भाषा की बात में देखिए प्रश्न नंबर 1। भाषा की बात में प्रश्न नंबर आपका 1 आता है। यहाँ पे काफ़ी पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है? प्रश्न में देखिए कि नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर एक शब्द खाली पढ़ ले रही हूँ। पहला है घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो चादर सी को क्या किया गया है? अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया गया है ना उसे। अब उसके नीचे देखिए प्रश्न पूछा है इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है।
यानी व्याकरण की दृष्टि से अगर हम इसे देखते हैं तो वो कैसे शब्दों के साथ होता है, तो उसमें आपको लिखना है, आपका प्रश्न का उत्तर है वो जान लीजिए कि इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। यानी किसी वस्तु, स्थान,